आज बात करेंगे लगातार कांग्रेस से छिटकते हुए विधायकों की कि आखिर इसका कारण है क्या। पहले विधायक गए तो सरकार बदल गई और उसके बावजूद भी यह संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई कांग्रेस में उपचुनाव से पहले बिखराव कांग्रेस की मुश्किल खड़ी करेगा और लगातार जो विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं वो बीजेपी खेमे में आ रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अभी और भी संपर्क में है। तो क्या यह संख्या यहां पर रुक जाएगी या फिर आगे ऐसी तस्वीर और देखने को मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ता भी नहीं बीता, मध्य प्रदेश कांग्रेस खेमे से एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में कांग्रेस का अंक गणित और बिगड़ गया। इस बार ये धीरे से जोर का झटका दिया है नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी काजठेकर ने। ना किसी को खबर लगी, ना कोई शोर हुआ, बस सीधे इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल मच गई। इससे पहले बीते रविवार को बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। सुमित्रा देवी के इस्तीफे से कांग्रेस को कितना फर्क पड़ा, खुद सुन लीजिए। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। सुमित्रा देवी की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद 26 विधानसभा सीट खाली हो गई हैं, जिन पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन उपचुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या पार्टी छोड़ने की जो शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई वो सुमित्रा देवी के इस्तीफे के साथ खत्म हो जाएगी, या कतार में और भी खड़े हैं? क्योंकि बीजेपी का दावा है अभी तो और भी विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस में कोई ना सुनने वाला है ना ही समझने वाला है। वही कारण है कांग्रेस से बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। और अभी तो देखते जाइए आप, विधानसभा के चुनाव होते होते मैं समझता हूं 3-4 विधायक और आएंगे। इस समय मध्य प्रदेश में और पूरे देश की राजनीति में बिकाऊ और टिकाऊ के बीच में संघर्ष चल रहा है। भले अभी सम्यक ऐसा लगता हो कि बिकाऊ जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन समय बताएगा कि टिकाऊ की ही विजय होती है। उपचुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की सियासी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस आगे क्या करेगी? उपचुनावों में जीत के लिए रणनीति बनाएगी या फिर अपने पार्टी के विधायकों को एकजुट करने की जद्दोजहद में ही उलझेगी? सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस अपने बिखराव को कैसे रोकेगी? क्या इस बिखराव का रास्ता बीजेपी से होता हुआ जाता है? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी हाल ही की तस्वीर आपने देखी होगी। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक के बाद एक बीजेपी के खेमे में कांग्रेस के नेता, और खासकर अगर हम यूं कहें कि विधायक आ रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक विधायकों का बीजेपी में आना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या? क्योंकि सरकार को स्थिर करने की बात लगातार कही जा रही है, और अगर सरकार को स्थिर करने की बात होती है तो फिर उपचुनाव में कांग्रेस जाएगी। लेकिन कांग्रेस जाएगी उससे पहले उसकी स्थिति कैसी रहेगी? बहुत सारे सवाल हैं। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। ओम प्रकाश सकलेचा इस समय हमारे साथ जुड़ गए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सरकार में, और मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। ओम प्रकाश सकलेचा जी, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल मेरा यह है कि लगातार जो कांग्रेस का दामन छोड़ रहा है वो आपके खेमे में आ रहा है, इसके पीछे रणनीति क्या है बीजेपी की? जी, बीजेपी की कोई लंबी चौड़ी रणनीति नहीं है। कांग्रेस वाले कांग्रेस के इंटरनल विवाद और डिस्प्यूट के कारण अपने आप आ रहे हैं। आज जब भाजपा को कोई जरूरत नहीं है, सरकार की बहुत सुरक्षित है, सब कुछ क्लियर है, फिर कोई आए तो बीजेपी क्या कहे? क्या बीजेपी किसी को रोकेगी?
और कोई अगर वहां से बिल्कुल अपने को असुरक्षित, अपना भविष्य असुरक्षित मान के आएंगे तो फिर क्या होगा। तो भाजपा का रोल इसमें तो सिर्फ स्वागत करने तक है, जो अभी आप दिखा ही रहे हैं आपके चैनल पे। तो भाजपा सिर्फ स्वागत कर रही है और वो अपने आप जो भी समझदार विधायक है धीरे धीरे सब आ रहे हैं। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, ये और भी कई जगह चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सर ओम प्रकाश पूरी दुनिया में अगर आप दो बात देखें, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि और जगह भी चल रहा है, और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी की नजर ही हम पर रहती है, हमारे नेताओं पर रहती है, और वो लगातार मान मुनव्वल करती रहती है। बीजेपी, अरे वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो दूसरों पे क्यों आरोप लगा रहे हैं। कोई भी आदमी हो, मैं तो गांव का एक छोटा सा केस बताऊं कि जमीन पे अतिक्रमण कैसे होता है जब तक आप लापरवाह ना हो। तो पहले जब तक पड़ोसी लापरवाह ना रहे और वो बिल्कुल सुस्त और सोया वहां उसको भविष्य ना दिखे तो नेचुरल बात है सब भागेंगे। और वो भागते भागते कहाँ जाएंगे जहां भविष्य उनका सुरक्षित पाएंगे। ये तो वो पार्टी है जहां एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। ये तो वो पार्टी है जहां एक गांव का छोटा सा किसान मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज 15 साल हो गए उन्हें अप्रोक्सीमेटली। आप देखिए रमन सिंह जी एक छोटे से डॉक्टर थे, कितने साल, 5 साल उन्होंने पहले केंद्र में रहे, 6 साल, और फिर 15 साल छत्तीसगढ़ पे एक तरफा किया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन है। मेरा एक छोटा सवाल और है सकलेचा जी, उसके बाद में मेरे सहयोगी के पास जाऊंगा। उठ के आते हैं सकलेचा जी, क्योंकि 4 दिन पहले एक तस्वीर सामने आई, जो अभी तस्वीर दिख रही है कि नेपानगर से पूर्व विधायक हैं, अब तो पूर्व कहना पड़ेगा क्योंकि इस्तीफा दे दिया है, और वो बीजेपी में शामिल हुई है। लेकिन 4-5 दिन पहले वो कहती हैं कि शिवराज सरकार जाएगी और कमलनाथ सरकार आएगी। 4 दिन में हम भी ये जानना चाहते हैं, उत्सुकता है हमारी कि ऐसा क्या हो गया। अब ये तो वही ज्यादा बता पाएगी क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरी अभी कोई बात हुई नहीं, तो मेरा उस पर कमेंट करना कि 4 दिन में ऐसा क्या हुआ वास्तव में उचित नहीं रहेगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है कि किसी को तोड़ फोड़ के लिए अपनी एनर्जी लगाए। ठीक है, मैं इस पर ही आ रहा हूं क्योंकि प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंफर्टेबल वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। प्रताप भानु जी स्वागत है आपका। ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई जरूरत इस प्रकार की अभी है नहीं, ये कांग्रेस के अंदर कलह इतनी बढ़ गई है कि वहां से डूबता हुआ जहाज है और लोग भाग रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में हारने के बाद जो मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, बीजेपी इतने निराशा के उसमें चली गई थी, इतना अंतर्द्वंद इनके अंदर हो गया था कि हर नेता में, हर प्रदेश के नेता में जूतम पैजार हो रही थी। और किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर इन्होंने दल बदल कराकर भ्रष्ट आचरण से मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है। ये इससे इनकी मानसिकता, जो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, मेरे मित्र हैं, अच्छी तरह से जानता हूं मैं, आदरणीय सकलेचा जी के बेटे हैं ये, जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी के। परंतु अब वो अपनी सफाई और बोलेंगे तो इसलिए क्योंकि वो अब मंत्री हो गए, सरकार के स्पोक्समैन हो गए। पर सच्चाई यही है कि जिस तरह से ये भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, शिवराज सरकार मोदी और शाह के संरक्षण में विधायकों को लालच दे रहे हैं। जो विधायक आ रहा है उसे कहीं किसी का कारपोरेशन का चेयरमैन बना रहे हैं, कोई पद दे रहे हैं। जिन विधायकों से इन्हें इस्तीफे दिलवाए उन सबको मंत्री बना दिया। मेरे ख्याल में इनके सकलेचा जी के समय से लेके आज तक का इतिहास देख लें, मध्य प्रदेश की सरकारों का, सभी कांग्रेस की और गैर कांग्रेसी सरकारों का इतिहास देख लें, कभी भी किसी के मंत्रिमंडल में 14 वो मंत्री नहीं बने जो विधायक भी नहीं है। ठीक, ये जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सत्ता के दलाल और सौदेबाज आज सरकार में बैठ गए हैं, लेकिन और एक करके ये विधायकों को तोड़ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, एक सवाल मेरा ये है कि एक तरफ आपने कहा कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सकलेचा साहब कह रहे हैं कि हमें अब जरूरत नहीं है जो कांग्रेस से
छोड़कर हमारे खेमे में आ गए हैं, हमारी सरकार तो बन चुकी है, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? ऐसा है, अभी सकलेचा साहब को मालूम है कि जो लोग बगैर विधायक बने मंत्री बन गए वो सब हारने वाले हैं, और इस तरह से कांग्रेस में के लोगों को लालच देकर वो ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके मन में खुद विश्वास नहीं है कि उन्हें बहुमत मिल गया है। वो तो खैर ठीक है, विधानसभा के पटल पर अभी बहुमत तोड़ फोड़ करके ले लिया, पर अगली चुनौती तो ये 25-26 सीटों पर चुनाव होंगे, और जनता जब जवाब देगी, क्योंकि जनता को तो जवाब देना है। इनने पब्लिक के मैंडेट के साथ विश्वासघात किया है, ठीक, धोखा दिया है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। 5 साल के लिए चुना था, 5 साल के लिए सरकार को चुना था कमलनाथ। ये बहुत अहम है। देखिए, जनता की अदालत में जो जाएगा और पब्लिक बेहतर सब जानती है क्या उसे करना है क्या नहीं करना है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। सकलेचा जी भी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हरीश मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, एक छोटा सवाल उनसे कर लेता हूं, क्योंकि हरीश आप तस्वीर देखिए, ये ऐसी बदल रही है तस्वीर, हर एक पन्ने पर एक अलग कहानी लिखी हुई है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी अगर हम कहें, 4 दिन बहुत हो गए, एक फिर से तस्वीर नहीं आ गई, एक और बीजेपी कांग्रेस का विकेट गिर गया। तो क्या कारण है? क्या कोई रणनीति इसके पीछे गहरी है? बिल्कुल रणनीति को आप साफ तौर पर देखने लगी कि भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती उपचुनाव के अंदर। जितने ज्यादा कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, उतनी कांग्रेस हताश होगी, निराश होगी, और उसकी उपचुनाव की रणनीति गड़बड़ाएगी। और भाजपा यही चाहती कि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, और उसी रणनीति से काम कर रही है। प्रद्युम्न लोधी के बाद 5 दिन के अंदर दूसरा झटका है, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को जिन विधायकों का डर था उनसे उन्होंने बात की, जिसमें प्रद्युम्न लोधी के भाई चचेरे भाई राहुल लोधी दमोह से विधायक हैं, अमर सिंह लोधी जो बंडा विधायक है, उनसे उनको बुलाया, 4 दिन पहले बैठ के बात की, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि ये छेद कहीं और हुआ। आज हमारे साथ मेहमान बैठे हुए ओम प्रकाश सकलेचा जी, मंत्री जी, सबसे पहले कांग्रेस में दरार करने में ये सूत्रधार रहे। हरदीप जंग जो थे जिन्होंने विद्रोह किया, उसके सूत्रधार ओम प्रकाश सकलेचा थे, इन्हीं माध्यम से बातचीत हुई। तो अब भाजपा का फोकस स्थिति यही है, किसी भी तरह से कांग्रेस का मॉरल इतना डाउन कर दिया जाए कि उपचुनाव के अंदर वो खड़ी ना हो पाए अपने पैरों पे, और उसी की रणनीति ये दिखाई दे रही है, जो कि लगातार हम देख रहे हैं। और दूसरी बात है कि कांग्रेस भी अब अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है, और वो चुनाव। लेकिन हरीश एक छोटा सवाल और है, क्योंकि अगर कमलनाथ कहते कि हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या हम ये मानकर चलें कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि अब हमें जनता की अदालत में ही जाना है? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने सोच लिया, लेकिन कमलनाथ का जो कहने का आशा है वो ये है कि जो बच्चों को जो कांग्रेसी हैं उनमें ऊर्जा का संचार बना रहे, और ये संदेश देने को 2, 4, 5 लोग हैं जो जा सकते हैं, तो आप घबराए नहीं, हम लोग एक हैं। और दूसरा अंदर की बात है, अब जनता के बीच में भी आश्चर्य होने लगा कि आखिर विधायक जा क्यों रहे, क्योंकि आप जो जिस तरह आपको बताया कि 4 दिन पहले वहां एक सभा के अंदर ये सुमित्रा बोलती हैं कि हमारी किस्ती वहां डूबी या पानी के अंदर, कुल मिलाकर सिंधिया जी पर अटैक करती हैं, और 4 दिन बाद अचानक भाजपा के पाले में चले आती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बात पे मंथन कर रहे हैं, ना तो वो नाराज थी, ना संतुष्ट था उनको किसी बात को लेकर। फिर ऐसा क्या हुआ? ये सवाल इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत तेजी से घूम रहा है। ओम प्रकाश सकलेचा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब देंगे शर्मा जी की बात का, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा उसमें जोड़ देता हूं, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व हो चुके हैं, अब आपके साथ आ रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मंशा नहीं है तो फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी आते हैं, और आने के बाद ही उन्हें ऐसे पद बांट दिए जाते हैं जैसे पहले से कोई बातचीत हो रखी हो। जी ओम प्रकाश जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से अगर जो बीजेपी बात सुनी मैंने, हाँ मैं सवाल दोहरा देता हूं, कांग्रेस से जो बीजेपी में आता है तो एकाएक पद तो ऐसे बांटे जाते हैं जैसे पहले से कोई बातचीत हो, चर्चा हो। ऐसा है, कहिए सुन रहा हूं सर मैं, कहिए। कट गई आवाज लगता है। देखिए मधुल जी, सबसे पहले तो मैं पूर्व सांसद जी को नमन करता हूं, वो मेरे वरिष्ठ रहे हैं, कई बार मेरे से मिले, पिताजी के साथ सांसद रहे, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, और बहुत मुझे गाइड भी करते हैं। लेकिन मैं 2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। ना तो पहले
ये पूरा एपिसोड एक डायलॉग से शुरू हुआ कि भैया सिंधिया जी ने पूछा मैं सड़क पे आ जाऊं, कमलनाथ जी ने कहा आके देखो। उनने सोचा कि राज दरबार के लोग कहां सड़क पे आएंगे। ये इतिहास दोबारा दोहराया गया। राजमाता जी ने भी जब पार्टी छोड़ के जनसंघ ज्वाइन की थी, उस समय पे भी ऐसा किसी ने चैलेंज किया था और आज फिर ये रिपीट हुआ है। आज दूसरा बड़ा विषय ये है कि आपने आरोप लगाया कि सबको पद दे रहे। अरे भाई, पद वाला समय भी खत्म हो गया। पद वाला समय भी अब खत्म हो गया, क्योंकि पद भैया 8-10 आदमी को मिले 26 में से। बाकी लोगों ने भी तो इतनी बड़ी प्रद्युम्न सिंह मोदी को आते विधायकी से इस्तीफा देना, विधायकी से इस्तीफा देने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। यह इतना आसान काम नहीं है कि सामान्य कोई व्यक्ति, और इतने इस्तीफे कहीं ना कहीं इन लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा खींचतान, मैं एक छोटा सवाल कर लेता हूं प्रताप जी से, आक्रोश क्यों आया? मैं यही सवाल करता हूं जो आप उठा रहे हैं। आक्रोश तो है, ये इंटरनल अंतर्कलह है। बिना आक्रोश के कोई इस्तीफा दे सकता है क्या? थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए प्रताप जी से आखिरी जवाब ले लेता हूं। प्रताप भानु शर्मा जी, ये अंतर्कलह जो कांग्रेस की पुरानी है, ये ठीक नहीं हो पा रही है क्या, और बढ़ती जा रही है? नहीं, बीजेपी इसको इस तरह से परिभाषित कर रही है, अंतर्कलह कुछ नहीं है। ठीक है, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते, पर जिस तरह से सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस की एकजुटता का ही प्रतीक है। अंतर्कलह नहीं है। ये निजी स्वार्थ की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर उतारा है। यही कहते थे, क्या कर दिया शिवराज ने, क्या हुआ मंदसौर में सकलेचा जी के जिले में, बिल्कुल यही सिंधिया जी कहते थे। मोदी जी ने क्या कर दिया? थोड़ी सी समय की कमी है प्रताप भानु शर्मा जी, इसलिए माफी चाहता हूं कि पूरा जवाब नहीं ले पाऊंगा। ओम प्रकाश जी, माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, समय थोड़ी सी इजाजत नहीं देता है। लेकिन आप दोनों ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।